आगे देखते हैं। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आ रहा है। समालोचक, समालोचना यानी पहले देख लो क्या होता है। समालोचना यानी समीक्षा करना या आलोचना करना, और समीक्षा या आलोचना करने वाले को समालोचक कहते हैं। तो किसी समालोचक का एक ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था, वैमनस्य चल रहा था, दोनों में बन नहीं रही थी, किसी बात में उनका मनमुटाव चल रहा था। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। दाव यानी मौका, वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। अवसर, मौका, और अवसर यानी दाव। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा, और पुस्तक को बहुत ध्यान से बहुत देर तक उलट पलट कर उन्होंने देखा। अब यहाँ पे देखिए संभाषण दिया है। अपने विद्यालय में मनाई गई खेल प्रतियोगिताओं में से किसी एक खेल का आंखों देखा वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमारे यहाँ हर साल देखो आप स्पोर्ट्स डे होता है, एक साल के बाद आप लोगों के पर स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल स्तर पर भी, तो आपको याद होंगे। उन यादों को आप याद करके कोई भी खेल प्रतियोगिता का आंखों देखा वर्णन एक परिच्छेद आपको लिखना है। इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो जुड़ाव आपके शाला के प्रति है वह भी उभर आएगा। आपको कुछ क्षण अपने स्कूल को याद करते हुए, अपने खेल दिवस को याद करते हुए आप एक पैराग्राफ तो आराम से लिख सकते हो कि कौन से खेल आपने देखा, उस खेल में कितने प्रतिभागी थे, कितने टीम थी, उस टीम के कौन लीडर थे, कौन सा खेल था, किस प्रकार से खेला गया, देखने के लिए कौन कौन थे वहां पे उपस्थित। इस प्रकार से आप उस खेल का वर्णन कीजिए और जरूर लिखिए। अब हम आगे देखते हैं। पुस्तक को कुछ ध्यान देकर उलट पलट कर उन्होंने देखा। कहा किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में न मिला। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। दोष यानी कोई खामियां या कमी उसमें उन्हें नहीं मिली। अब सिर्फ एक दो छापे यानी छपने में कुछ मिस्टेक हो गई थी, वही भूल मिली, पर यह सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती, यानी कोई बहुत बड़ी यह गलती नहीं है। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया, और ऐसे समय में इत्यादि उन्हें याद आ गया। तृप्ति यानी क्या पे है यहाँ पे, संतोष। वे झटपट मेरी शरण आए। फिर क्या है, पो 12, और फिर क्या है, पो 12 यानी अच्छा लाभ होना। यह मुहावरा है, पो 12 यानी अच्छा लाभ होना। उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। यानी उन्होंने अपने बोलने में एक दो वाक्य बोलकर एक दो उदाहरण देते हुए, जैसे छापे का कुछ उदाहरण देकर, एखादा शब्द में एखादा कोई वर्तनी का गलती होगी वह निकालते हुए उन्होंने इत्यादि इत्यादि शब्द का प्रयोग करके उस पुस्तक की समालोचना कर डाली, और इससे उनका जो मन मुटाव चल रहा था उसका भी उन्हें आनंद प्राप्त हो गया कि मैंने इसे कहीं ना कहीं कमी दिखा दी है। पाठक देखे समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। अब वह हमें कहते हैं कि पाठक देखो, हमें कह रहे हैं पढ़ने वाले कि देखो कि किस प्रकार से मैंने उनका साथ दे दिया। इससे क्या हुआ, उनके मनमुटाव जो चल रहा था उसका उन्होंने बदला भी ले लिया। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे
वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। यानी वे कह रहे हैं ये तो बुरी आलोचना के लिए मेरा उपयोग किया गया, पर जहाँ पे सही आलोचना करना यानी पुस्तक में गुण नहीं है तो भी उसके बारे में अच्छा कहना, तो भी मेरा उपयोग करके जो पुस्तक नहीं बिकने की है वह भी बिकने लग जाती है। इस प्रकार से वह कह रहे हैं सर्वसाधारण स्थिति में भी मेरा उपयोग किया जाता है। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं, युक्ति यानी विचार नहीं, जिसे सोच नहीं समझ नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। जुटाना यानी जमा करना। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। उपमा यानी किसी बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना। तो ये कविता में भाव होते हैं उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भाव कविता की उपमा कहलाती है। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस क्या इतने से ही मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? महिमा यानी प्रशंसा प्रकट नहीं होती। चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। वह कहता है कि इतने से क्या मेरी महिमा प्रकट नहीं होती है, क्या मेरी अच्छाई प्रकट नहीं होती है। और साथ साथ में वह कहता है कि मैं और भी तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। महिमा, महत्व, अच्छाई, मान, सम्मान, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। परिवर्तित यानी बदला हुआ रूप। तो वह कहता है कि मेरा बदला हुआ रूप क्या है, इत्यादि का आदि भी हम लिखते हैं, तो वह मेरा संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों मजा आया ये पाठ पढ़ने में, बहुत आनंद आया होगा आपको, क्योंकि आप इत्यादि शब्द का तो प्रयोग हमेशा करते हैं, पर उसका महत्व क्या है, उस शब्द का महत्व क्या है ये अभी आपने अच्छे से जाना होगा। तो इत्यादि शब्द को हम जब चाहे तब उपयोग करके अपनी बात को संभाल सकते हैं। पाठ से आगे, अपने परिवार के किसी वेतनभोगी सदस्य की वार्षिक आय की जानकारी लेकर उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। यानी आपके घर में जो आपके पिताजी है या माताजी, उनकी वार्षिक वेतन का आपको आयकर यानी टैक्स की गणना करना है। तो कक्षा 9वीं की ही गणित की किताब में भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 100 पर यह दिया गया है। इसका सहारा लेकर आप यह कर सकते हो। तो आज की तासिका में हम इतना पढ़ेंगे। अगले भाग में हम स्वाध्याय देखेंगे और साथ में आपको PDF फाइल दूंगी, जिससे आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, स्वयंमत, शब्द युग्म, उसके अलावा भी मुहावरे है, कोई व्याकरण वाले शब्द है, अव्यय है, संधि, इसमें बहुत आए संधि वाले शब्द, पर हमने संधि का अभ्यास नहीं किया, इसलिए मैं अभी आपको इसका जो स्वाध्याय है वह अभी नहीं लूंगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तब मैं इसका स्वाध्याय वाला भाग लूंगी। तो आपको इसका जो शब्द संसार है वह शब्द संसार आपको साथ में लिखना है। तो ठीक है, ये जो हम संधि देख रहे हैं बच्चों, ये संधि मैं आपको जब संधि यह व्याकरण विभाग में पढ़ाऊंगी तब मैं ये भाग आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है, तो हम आज की तासिका में इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।